सोचिए एक देश में मतलब रातों रात 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं, बैन लग जाए और उसके बस कुछ ही दिन में पूरी की पूरी सरकार बदल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हुआ है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। बिल्कुल अभी हाल में। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। नेपाल की ये जो राजनीतिक उथल-पुथल है, इसकी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के युवा, वो जिन्हें जेन ज़ी कहा जा रहा है, वो सड़कों पर क्यों उतर आए, कैसे एक सोशल मीडिया बैन इतना बड़ा आंदोलन बन गया, और सबसे ज़रूरी बात, इसका भारत और नेपाल के जो इतने पुराने, इतने अहम, पर हाँ थोड़े जटिल रिश्ते भी हैं, उन पर क्या असर पड़ सकता है। हमारी ये जो चर्चा है ये अक्टूबर 2025 की यूपीएससी एसेंशियल्स पत्रिका में छपे कुछ विश्लेषणों पर आधारित है। ये लेख नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम और भारत नेपाल संबंधों की बारीकियों को समझने में काफी मदद करते हैं। और हाँ, जाहिर है ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मेंस परीक्षा का GS2 पेपर, जहां भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध एक बड़ा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के इस हालिया घटनाक्रम की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से, वो सोशल मीडिया बैन से। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे राजनीतिक भूचाल की शुरुआत हुई एक डिजिटल मुद्दे से। कुछ हफ्ते पहले नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स माने जो पहले ट्विटर था, जी, यूट्यूब, ऐसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। 26 प्लेटफॉर्म्स एकदम से। हाँ, एकदम से। और सरकारी कारण ये दिया गया कि इन कंपनियों ने जो तय समय सीमा थी उसके अंदर नेपाली अधिकारियों के साथ रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होने पर इतना बड़ा कदम, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? और इसी बात पर युवा सड़कों पर आ गए। हाँ, देखिए, ऊपरी तौर पर तो यही कारण बताया गया। अच्छा। लेकिन असल में ये बैन उस युवा पीढ़ी के लिए मतलब गुस्से का वो आखिरी तिनका साबित हुआ जो पहले से ही व्यवस्था से बहुत नाराज थी। ये युवा पीढ़ी, खासकर वो जो 1996 से 2012 के बीच जन्मे हैं, जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं, वो अपनी बात कहने के लिए, एकजुट होने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये जरिया ही बंद कर दिया गया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर आ गए वो लोग। तो मतलब ये हुआ कि बैन तो बस एक बहाना था, असली मुद्दे कहीं ज्यादा गहरे थे। निश्चित रूप से ये बैन तो बस एक चिंगारी थी। आग तो काफी समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। नेपाल के युवा, खासकर शहरों में रहने वाले, वो देश की राजनीतिक व्यवस्था से बुरी तरह त्रस्त थे। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग देखिए, नेपाल का स्थान लगातार चिंताजनक रहा है। हाँ, वो रैंकिंग तो हमेशा ही ध्यान खींचती है। बिल्कुल। और युवाओं में इस बात को लेकर भारी गुस्सा था कि नेताओं को हर तरह की छूट मिली हुई है, जवाबदेही वो तो जैसे है ही नहीं। और ये नेपो बेबीज वाली बात भी बहुत सुनने में आई। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण था। देखिए, 2008 में राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र बना, लेकिन उसके बाद से हुआ क्या? सत्ता में वही पुराने चेहरे, वही राजनीतिक दल बारी बारी से आ रहे थे। तो युवाओं को लग रहा था कि ये नेता और उनके बच्चे, जिन्हें वो मजाक में या गुस्से में नेपो बेबीज कह रहे थे, मतलब भाई भतीजावाद की पैदाइश, ये लोग जनता की परवाह किए बिना आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। और आम युवा अवसरों के लिए भटक रहा है। तो ये गुस्सा सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये पूरी राजनीतिक कल्चर के खिलाफ था। इसमें बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा था, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बाहर काम करने वाले लोगों पर, उनके भेजे पैसों पर निर्भर है। बेरोजगारी ये शायद सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा। नेपाल में युवाओं के लिए अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और जैसा आपने कहा, देश की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा, सोचिए 1/3, वो आता है विदेशों में काम कर रहे लाखों नेपालियों के भेजे गए पैसे से, रेमिटेंसेस से। हाँ। तो जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो युवाओं को ये डर भी लगा कि कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये जो पाबंदी लग रही है, ये उनके उन रिश्तेदारों या दोस्तों को प्रभावित न कर दे जो बाहर हैं, जिनकी कमाई पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उनके अपने परिवार टिके हैं। उन्हें लगा कि ये बैन सिर्फ बोलने की आज़ादी पर हमला नहीं है, ये उनकी आर्थिक लाइफलाइन पर भी चोट है। तो इन सब वजहों से 8 और 9 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर उतर आए
और ये भी कहा जा रहा है कि ये आंदोलन काफी हद तक मतलब बिना किसी बड़े नेता के खुद ब खुद शुरू हुआ। बिल्कुल, ये इस आंदोलन की एक बहुत खास बात थी। हजारों युवा मुख्य रूप से काठमांडू में सड़कों पर थे। कोई एक बड़ा नेता नहीं था जो उनको गाइड कर रहा हो। कोऑर्डिनेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, खासकर गेमिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का। अच्छा, डिस्कॉर्ड का? हाँ, और प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि वो काठमांडू में जो सिंघा दरबार है, सरकार का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उसके परिसर तक में घुस गए। ये पहले कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व था ये। दबाव इतना ज्यादा था कि 9 सितंबर को जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जो पहले भी विवादों में रहे हैं, हाँ, उनका नाम तो काफी सुना है। हाँ, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भी भंग कर दी और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक अप्रत्याशित कदम उठाया गया। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस 73 साल की सुशीला कार्की, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सुशीला कार्की, वो तो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी शायद। बिल्कुल, पहली महिला चीफ जस्टिस थीं और उनकी छवि भी काफी हद तक साफ मानी जाती है। तो क्या प्रदर्शनकारी सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटवाना चाहते थे या उनकी मांगे और बड़ी थी? नहीं, उनकी मांगें कहीं ज्यादा बड़ी थीं। सोशल मीडिया बैन तो बस एक तात्कालिक मुद्दा बन गया था। जैसा कि रिपोर्ट्स में साफ है, युवा प्रदर्शनकारी सिस्टम में बुनियादी बदलाव चाहते थे। उनकी मेन मांगें थीं भ्रष्टाचार खत्म हो, नेताओं की जवाबदेही तय हो, सामाजिक असमानता कम हो और सबसे बढ़कर बेरोजगारी का कोई ठोस समाधान निकले। वो एक नया नेपाल चाहते थे जहां योग्यता की कद्र हो, भाई भतीजावाद की नहीं। और ये जो अंतरिम सरकार बनी है सुशीला कार्की की, ये कब तक काम करेगी? उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का मुख्य काम है अगले आम चुनाव करवाना, और चुनाव की तारीख भी तय हो गई है, 5 मार्च 2026। अच्छा, 2026 में? हाँ, उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 4 नए मंत्री बनाए, जिससे कैबिनेट का साइज कुल 8 हो गया। और उन्होंने संकेत भी दिया है कि वो कैबिनेट छोटी ही रखना चाहती हैं, शायद 11 सदस्यों की, जबकि संविधान 25 तक की इजाजत देता है। तो ये शायद खर्च कम करने की कोशिश है। हाँ, शायद ये एक संदेश देने की कोशिश है कि वो पिछली सरकारों की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेंगी, जो युवाओं की एक प्रमुख मांग भी थी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश में स्थिरता लाना, युवाओं का भरोसा जीतना और निष्पक्ष चुनाव कराना। ये आसान नहीं होगा। तो नेपाल में ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ वहां का अंदरूनी मामला तो है नहीं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? नेपाल की स्थिरता हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? और ये जो बदलाव आए हैं, इनका हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना खासकर यूपीएससी के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, नेपाल भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, वो एक साथी लोकतंत्र है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह के। हमारी 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो भारत के 5 राज्यों से लगती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाँ, वो खुली सीमा। हाँ, और इस खुली सीमा और गहरे संबंधों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, जो दिखाता है कि दोनों देशों के लोगों के बीच कितना गहरा जुड़ाव है। 1950 की जो भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि है, वो हमारे औपचारिक संबंधों का आधार रही है। इसलिए नेपाल में अगर कोई भी बड़ी राजनीतिक या सामाजिक उथल-पुथल होती है, तो उसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ता है, खासकर हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर। और हमारे बीच सहयोग के क्षेत्र भी तो बहुत व्यापक हैं। दशकों से भारत नेपाल का एक बड़ा सहयोगी रहा है। हाँ, सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, ये भी सच है। अगर हम कुछ मुख्य क्षेत्रों को देखें, पहला, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग। गोरखा सैनिक भारतीय सेना का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहे हैं। ये परंपरा तो महाराजा रंजीत सिंह के समय से चली आ रही है। हाँ, गोरखा रेजिमेंट। बिल्कुल। और आज भी लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल का पद देते हैं। सूर्य किरण नाम से सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। यह हमारे रक्षा संबंधों की गहराई दिखाता है। दूसरा, विकास साझेदारी और कनेक्टिविटी। भारत 1950 के दशक से ही नेपाल के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। काठमांडू का पहला एयरपोर्ट गौचर, जो अब त्रिभुवन एयरपोर्ट है, और नेपाल को पूरब से पश्चिम जोड़ने वाला मुख्य हाईवे महेंद्र राजमार्ग, ऐसी कई बड़ी परियोजनाएं भारतीय मदद से ही बनी है।
और हाल के वर्षों में सीमा पार रेल लाइनों पर, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर इनके जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और ऊर्जा क्षेत्र में भी काफी सहयोग बढ़ा है हाल में। हाँ, तीसरा, ऊर्जा सहयोग। ये एक उभरता हुआ बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सीमा पार बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बनने से अब नेपाल अपनी एक्स्ट्रा बिजली भारत को बेच पा रहा है। 2023 में ही करीब 650 मेगावाट बिजली नेपाल ने भारत को बेची। अप्रैल 2022 में दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी जारी किया है। ये भविष्य में बड़े सहयोग की नींव रखता है, खासकर नेपाल की जो विशाल जल विद्युत क्षमता है उसको देखते हुए। ये तो बहुत सकारात्मक है। चौथा, आर्थिक संबंध। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नेपाल का लगभग 68% एक्सपोर्ट भारत को होता है और वो अपनी जरूरत की लगभग हर चीज, पेट्रोलियम, लोहा इस्पात, अनाज, मशीनरी, गाड़ियां, सब भारत से ही मंगाता है। करीब 150 भारतीय कंपनियां नेपाल में काम कर रही हैं, तो ये गहरी आर्थिक निर्भरता भी दोनों देशों को जोड़ती है। और पांचवां, जाहिर है जन जन के बीच संबंध और मानवीय सहायता। खुली सीमा, सांस्कृतिक समानता, धार्मिक जुड़ाव तो है ही। साथ ही भारत हमेशा नेपाल की जरूरत के समय मदद के लिए आगे रहा है, चाहे वो 2015 का भयानक भूकंप हो, जिसके बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, जो भारत का विदेश में सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान था। हाँ, मुझे याद है। या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन और दूसरी मदद हो, भारत हमेशा खड़ा रहा है। तो इतना गहरा और इतना फैला हुआ सहयोग है, लेकिन फिर भी रिश्तों में अक्सर तनाव भी आ जाता है, कुछ अनसुलझे मुद्दे भी हैं। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना। हाँ, ये सच है। रिश्तों की गर्माहट के नीचे कुछ पुरानी और संवेदनशील फांसे भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे प्रमुख और सबसे जटिल मुद्दा है सीमा विवाद। हाँ, वो काला पानी वाला मामला। हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं, उस ट्राइजंक्शन पर स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिस पर दोनों देशों का दावा है। और ये विवाद तो काफी पुराना है, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। बिल्कुल, ये विवाद जुड़ा है 1816 की सुगौली संधि से। अच्छा, सुगौली संधि। हाँ, उस संधि के तहत नेपाल ने काली नदी, जिसे महाकाली भी कहते हैं, उसके पश्चिम का इलाका ब्रिटिश भारत को सौंप दिया था। अब झगड़ा इस बात पर है कि काली नदी असल में निकलती कहाँ से है, उसका स्रोत क्या है। नेपाल का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा के पास से निकलती है, इसलिए ये तीनों इलाके नदी के पूरब में पड़ते हैं और इस तरह नेपाल का हिस्सा हैं। वो इसके समर्थन में कुछ पुराने नक्शे भी दिखाता है। और भारत का पक्ष क्या है? भारत का मानना है कि नदी का स्रोत कालापानी गांव के पास जो झरने हैं वहां हैं, और 19वीं सदी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो भी कालापानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाते हैं। भारत 1962 के चीन युद्ध के बाद से ही इस इलाके में, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ऊंचाई पर है, वहां ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तैनात रखे हुए हैं, जिसे नेपाल अतिक्रमण मानता है। और 2020 में तो काफी तनाव बढ़ गया था जब नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था। हाँ, 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को अपने हिस्से के रूप में दिखाया गया। इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये मुद्दा दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सीमा विवाद के अलावा वो 2015 वाला मधेशी आंदोलन और नाकाबंदी का जो मामला था, उसने भी रिश्तों में काफी कड़वाहट गोली थी। हाँ, वो भी एक मुश्किल दौर था। 2015 में जब नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया तो दक्षिणी तराई इलाके के मधेशी समुदाय ने उसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें लगा कि संविधान में उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। उस दौरान भारत नेपाल सीमा पर व्यापार और सप्लाई में भारी रुकावट आई। नेपाल में धारणा बन गई कि भारत ने मधेशियों के समर्थन में एक तरह से अघोषित नाकाबंदी कर दी है। हालांकि भारत ने हमेशा इससे इनकार किया। हाँ, भारत ने हमेशा कहा कि ये रुकावट मधेशी आंदोलनकारियों की वजह से है, लेकिन नेपाल में ये परसेप्शन बन गया और इसने वहां भारत विरोधी भावनाओं को काफी हवा दी। रिश्तों को वापस पटरी पर लाने में काफी वक्त लगा। और एक वो बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात भी होती है, बड़े भाई वाली मानसिकता। नेपाल में अक्सर ये धारणा क्यों रहती है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है? ये एक बहुत ही जटिल साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मुद्दा है। देखिए, भारत का साइज,
उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य ताकत नेपाल की तुलना में बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। तो इस भौगोलिक और शक्ति के असंतुलन के कारण नेपाल में हमेशा एक सेंसिटिविटी रही है, एक डर कि कहीं भारत उस पर हावी ना हो जाए या उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करे। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से दिए गए बयान या कोई कदम, भले ही वो नेक इरादे से उठाए गए हों, नेपाल में उन्हें शक की नज़र से देखा गया है। ये धारणा कुछ हद तक ऐतिहासिक अनुभवों से बनी है और कुछ हद तक नेपाली राजनीतिक दलों ने भी अपने फायदे के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। तो भारतीय डिप्लोमेसी के लिए ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है कि कैसे नेपाल की संप्रभुता और संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए अपने हितों को साधा जाए। तो ये सारे मुद्दे मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि इन संवेदनशील मसलों को कैसे हैंडल किया जाए, खासकर तब जब दोनों देश सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भूगोल हर लिहाज से इतने गहरे जुड़े हैं और एक दूसरे पर इतने निर्भर भी हैं। ये बैलेंस साधना ही विदेश नीति की असली परीक्षा है और यूपीएससी के छात्रों को भी ये बारीकियां समझनी होंगी। तो नेपाल में ये जो इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है, ये जेन ज़ी का आंदोलन, इसके बाद भारत को अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने की जरूरत है? क्या अब पुराने तरीके से चलना काफी होगा या एक नई सोच चाहिए, जैसा कि कुछ विश्लेषक कह रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को नेपाल की इस उथल-पुथल को सिर्फ एक संकट या रिस्क के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे दक्षिण एशिया में जो एक बड़ा बदलाव चल रहा है, आर्थिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक, उस बड़े मंथन के एक लक्षण के रूप में समझना चाहिए। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है। पूरे क्षेत्र में युवा आबादी की आकांक्षाएं बदल रही हैं। वो पुरानी राजनीति से ऊब चुके हैं, जैसा कि कार्नेगी इंडिया के कॉन्स्टेंटिनो ज़ेवियर ने अपने एनालिसिस में जोर दिया है। भारत को सिर्फ रिएक्शन देने या डिफेंसिव होने के बजाय एक्टिवली लोकतांत्रिक बदलावों और नई राजनीतिक ताकतों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ पुरानी पार्टियों या नेताओं पर निर्भर रहना अब काफी नहीं होगा। को क्या कॉन्क्रीट कदम उठाने चाहिए? क्या सुझाव हैं? ज़ेवियर और दूसरे एनालिस्ट्स के सुझावों को अगर हम देखें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, भारत को नेपाली नेताओं की नई पीढ़ी के साथ एक्टिवली जुड़ना होगा। न सिर्फ पारंपरिक बड़ी पार्टियों के अंदर जो युवा नेता उभर रहे हैं उनसे, बल्कि उन नए चेहरों और समूहों से भी जो इन पार्टियों के बाहर से आ रहे हैं। जैसे हाल के लोकल चुनावों में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दिखे थे, या अब इस आंदोलन से जो चेहरे उभरे हैं। यानी दायरा बढ़ाना होगा। बिल्कुल। दूसरा, भारत को राजनीतिक स्थिरता को सिर्फ कुछ खास लोगों या पुराने समीकरणों से जोड़कर देखने की अपनी आदत छोड़नी होगी। स्थिरता संस्थाओं से आती है, प्रक्रियाओं से आती है, न कि सिर्फ कुछ नेताओं से। तीसरा, और ये शायद सबसे अहम है, भारत को नेपाल के साथ अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा चतुराई, संवेदनशीलता और धैर्य दिखाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि उसका तुरंत नेगेटिव रिएक्शन होता है। लेकिन साथ ही पूरी तरह से चुप रहना भी ठीक नहीं। ये एक बहुत महीन संतुलन है जिसे शायद हस्तक्षेप किए बिना प्रभाव, इन्फ्लुएंस विदाउट इंटरफेरेंस कह सकते हैं। ये मुश्किल संतुलन है। बहुत मुश्किल। चौथा, भारत को नेपाल के साथ आर्थिक निर्भरता को और मजबूत करना होगा। इसे अपनी स्ट्रैटेजी का मुख्य पिलर बनाना होगा। जैसा हमने श्रीलंका या बांग्लादेश में भी देखा है, राजनीतिक अस्थिरता अक्सर आर्थिक संकट लाती है। नेपाल में जो भी नई सरकार आएगी, उसे फौरन आर्थिक मोर्चे पर मदद की जरूरत होगी। भारत को यहाँ एक मौका देखना चाहिए। अपनी सफल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, एनर्जी ग्रिड, व्यापार और निवेश को और तेज करना चाहिए। नेपाल की विकास की जो आकांक्षाएं हैं, खासकर युवाओं की नौकरियों की जरूरत, उसे पूरा करने में मदद करके ही भारत लंबे समय का भरोसा जीत सकता है। और पांचवा, भारत को सिर्फ विशेष संबंध की बातें करने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में ठोस समाधान और सहयोग देने वाला एक भरोसेमंद पार्टनर बनना होगा। रिश्ते को ज्यादा प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। ये तो हुई लंबी अवधि की रणनीति की बातें, लेकिन अभी की स्थिति देखें
तो जमीन पर शांति और स्थिरता बहाल करना भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब विरोध प्रदर्शनों में कुछ हिंसा की भी खबरें आई थी। हाँ, ये तात्कालिक चिंता का विषय जरूर है। जैसा कि कुछ रिपोर्टों में जिक्र है, शुरुआती विरोध प्रदर्शनों में कुछ जगहों पर अराजकता और हिंसा के तत्व दिखे थे, जिसे कुछ लोगों ने मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र का खतरा भी बताया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बालेन शाह जैसे काठमांडू के लोकप्रिय मेयर और दूसरे युवा नेताओं ने, साथ ही सेना प्रमुख ने भी शांति और संयम की अपील की, और प्रदर्शनकारियों ने काफी हद तक इसे माना भी है। इसमें सेना की भूमिका अहम होगी। हाँ, नेपाली सेना की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी, लेकिन बिना किसी भारी बल प्रयोग के, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। ये संतुलन साधना होगा। एक और चिंता जो अक्सर ऐसे हालात में सामने आती है, वो है भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिशें। क्या इसका खतरा है इस बार भी? अस्थिरता होती है। कुछ तत्व अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसी अपुष्ट खबरें या इशारे हैं कि कुछ लोग इन विरोधों के पीछे बाहरी ताकतों का या पुराने राजशाही समर्थकों का या यहाँ तक कि भारत का हाथ होने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। नई दिल्ली को इस तरह के प्रोपेगेंडा के प्रति बहुत अलर्ट रहना होगा और इसका सही समय पर खंडन करना होगा। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो निष्पक्ष दिखे, किसी भी पक्ष का साथ देता हुआ ना लगे। और जाहिर तौर पर ये सुनिश्चित करना कि नई व्यवस्था में युवाओं की आवाज सुनी जाए और देश में राजनीतिक स्थिरता आए, ये न सिर्फ नेपाल के लोगों के हित में है, बल्कि भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अंततः एक स्थिर, लोकतांत्रिक और समृद्ध नेपाल ही भारत के हित में है। जैसा कि कुछ संपादकियों में भी कहा गया है, भारत को स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, अपने दूतावास के जरिए जमीनी हकीकत को समझना होगा और अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, जैसा उसने अतीत में श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में अस्थिरता के समय किया है। भारत को उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन है, ये शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत हो और नई सरकार सभी वर्गों की आकांक्षाओं को संबोधित करे। तो आज हमने काफी विस्तार से समझा कि कैसे नेपाल में जेन जी का गुस्सा, जो एक सोशल मीडिया बैन से भड़का, असल में सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी जैसे गहरे मुद्दों का नतीजा था। इस बदलाव ने नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी को सामने ला दिया है। हमने ये भी देखा कि भारत और नेपाल के रिश्ते कितने गहरे और कितने बहुआयामी हैं, जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। तो साथ ही सीमा विवाद और आपसी विश्वास जैसे कुछ जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। और हमने इस पर भी विचार किया कि इस नई हकीकत को देखते हुए भारत को अपनी नेपाल नीति को कैसे एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक दलों और नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय नई पीढ़ी के साथ बातचीत करनी होगी, आर्थिक साझेदारी को रिश्तों की धुरी बनाना होगा और बहुत ही संवेदनशील कूटनीति अपनानी होगी। ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन ये जो तात्कालिक राजनीतिक उठापटक है और रणनीतिक दांवपेच हैं, इनसे परे एक बड़ा और बुनियादी सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। सवाल ये है कि भारत और नेपाल अपनी इस गहरी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक अंतर्निर्भरता का लाभ उठाते हुए नेपाल के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, यानी अच्छी नौकरी, बेहतर अवसर, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। इन आकांक्षाओं को संबोधित करना ही शायद इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की असली कुंजी है। इस पर दोनों देशों को मिलकर गंभीरता से सोचना होगा।